हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो यूपी होमगार्ड की लगातार वीडियो बना रहे हैं, जो पिछले जब से आपकी यूपी होमगार्ड की नोटिफिकेशन जारी हुई है तब से लगातार जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की जो वीडियो आपके लिए लगातार बनाई जा रही है, उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि आप यानी सभी वीडियो को देखेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में हो पाएगा। और आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से जरूर देख लें। साथ के साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने यानी जिस भी अभ्यर्थी ने अभी अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जैसे ही ये इस यानी क्लास की वीडियो अपलोड किया करेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब पहला प्रश्न आपका है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए यानी बहादुर शाह जफर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे यानी विद्रोह का नेता घोषित किया था, तो बहादुर शाह जफर को क्या किया था, यानी नेता घोषित किया था। और साथ के साथ आपको बता दें कि 29 मार्च 1857 में 29 मार्च 1857 में कलकत्ता के पास कलकत्ता के पास कलकत्ता के पास यानी कलकत्ता के पास और कहाँ पर, यानी कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी से बैरकपुर छावनी से यानी विद्रोह की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? विद्रोह की शुरुआत हुई। ये अपने आप में एक अच्छा यानी पॉइंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए अग्रमुखी नीति, ऑप्शन बी व्यापगत सिद्धांत, ऑप्शन सी सहायक गठबंधन, ऑप्शन डी फूट डालो राज करो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी यानी फूट डालो राज करो। क्या? यानी फूट डालो राज करो नीति यानी 1857 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये नीति अपनाई थी ये अपने आप में बहुत ही यानी महत्वपूर्ण यानी पॉइंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी वीर सुरेंद्र साई, ऑप्शन डी गोविंद गुरु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी यानी कौन सा होगा, तो आपका यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका यानी ऑप्शन आपका सही होगा सी यानी वीर सुरेंद्र साई। यानी वीर सुरेंद्र साई ने सबलपुर में यानी क्या 1857 का विद्रोह के यानी ये लीडर थे। कौन? तो वीर सुरेंद्र साई। और आपको बता दें कि संबलपुर के यानी 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो वीर सुरेंद्र साई थे। और सुरेंद्र साई ने
अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह से पहले ही अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? यानी अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। किसने? तो वीर सुरेंद्र साई ने। ये अपने आप में काफी अच्छा यानी प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम पूछे जाने की यानी काफी संभावना रहती है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि जैसे आपको किसी प्रश्न का उत्तर यदि आ रहा है तो आप कमेंट किया करें, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी यानी कॉपी में लिख लें प्रश्न और उत्तर दोनों, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाए। क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे बाद में तो आप भूल जाएंगे और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आप यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप अपने यानी नोटबुक में जरूर लिख लें। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 1857 का विद्रोह। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो 1857 के विद्रोह को। किसे? यानी 1857 के विद्रोह को यानी चिन्हित किया। और आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा ये यानी नीति विलय नीति लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लागू की गई थी। और 1857 के विद्रोह के बाद ये नीति क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। जो विलय नीति है ये क्या हो गई थी? यानी समाप्त हो गई थी। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इस विद्रोह के प्रमुख कारण में से एक यानी माना गया था। जो यानी जो ये विद्रोह हुआ था तो ये विलय नीति के कारण भी एक कारण था इसमें, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के बाद अवध अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया? ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1859 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा 1858। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के बाद अवध अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन एन बी 1858 में। कब आया? 1858 में आया। और आपको बता दें कि वर्ष 1857 में विद्रोह में अवध प्रमुख केंद्र था। कब? 1857 में अवध प्रमुख केंद्र था। किसका केंद्र था? तो ये विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर नवाब वाजिद अली नवाब वाजिद अली शाह को पहले ही हटाया जा चुका था, पर विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1858 में अवध को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। कब ले लिया था? तो 1858 में, यानी पूरी तरह से अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और साथ के साथ बता दें आपको कि ये अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध मुख्य रूप से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। किसने? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये आपका प्रश्न जब भी आता है
तो यदि अभ्यर्थी को पता नहीं होता है तो वो छोड़ करके ही आते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। फर्रुखाबाद शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए तफजुल हुसैन खान, ऑप्शन बी मोहम्मद खान, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी अब्दुल अली खान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए, यानी तफजुल हुसैन खान। फर्रुखाबाद शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तफजुल हुसैन खान ने किया था। ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोही आंदोलन को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए जनरल रॉबर्ट्स, ऑप्शन बी सर कॉलिन कैंपबेल, ऑप्शन सी सर क्लाउड ऑचिन लेक, ऑप्शन डी सर आयरे कूटे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल ने यानी क्या किया था कि लखनऊ में विद्रोह आंदोलन को दबाने का काम किया था। किसने? सर कॉलिन कैंपबेल ने। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये विद्रोह हुआ था, जो ये आपका लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, ये आपका यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि मार्च 1858 में, कब? मार्च 1858 में, यानी लखनऊ को पूरी तरह से पूरी तरह से विद्रोहियों से पुनः कब्जे में ले लिया। किससे? विद्रोहियों से पुनः कब्जे में ले लिया। किससे? यानी विद्रोहियों से ये पुनः कब्जे में ले लिया। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाले ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए सर कॉलिन कैंपबेल, ऑप्शन बी जनरल ह्यूरोज, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी जॉन निकलसन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी 1857 में जब दिल्ली में यानी विद्रोह दबाने का कार्य किसने किया था? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, जॉन निकोलसन ने। किसने? जॉन निकोलसन ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह यानी दबाने का कार्य किया था। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें यानी सैन्य अभियान का नेतृत्व ब्रिगेडियर जॉन निकलसन ने किया था। किसने किया था? यानी ब्रिगेडियर जॉन निकलसन ने किया था। ये भी एक काफी अच्छा प्रश्न है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? ऑप्शन आपका ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन आपका बी सूरत विभाजन, ऑप्शन आपका सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन आपका डी बंगाल का विभाजन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका इन कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी सूरत विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया था? तो सूरत विभाजन ने मोड़ लिया था। आपको बता दें कि सूरत विभाजन 1907 में, कब? 1907 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी यानी उदारवादी मतलब नरमपंथी, उसके अलावा यानी अतिवादियों मतलब एक तरह से गर्मपंथी। किस तरह की? गर्मपंथी में विभाजन हो गया था। किसमें विभाजन हो गया था? तो यानी
उदारवादी यानी नरमपंथी और अतिवादी यानी गर्मपंथी में विभाजन हो गया था। और कब? सूरत में। और ये कब विभाजन हुआ था? तो 1907 में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1960, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1940, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज का नारा यानी जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्रश्न है ये कि पूर्ण स्वराज का नारा यानी कब दिया गया था? तो ये आपका 26 जनवरी 1930 को दिया गया था। और आपको बता दें कि जो ये नारा दिया गया था ये लाहौर के अधिवेशन लाहौर के अधिवेशन 1930 यानी 29 में 1929 में जो कांग्रेस का यानी लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये यानी प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी क्या हुआ था कि जो ये आपका पूर्ण स्वराज का नारा है ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या पारित हुआ था? एक यानी प्रस्ताव के अनुसार एक लक्ष्य के रूप में यानी अपनाया गया था। और ये 26 जनवरी 1930 को। साथ के साथ आपको बता दें कि इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। क्या किया गया? भारत का संविधान लागू किया गया। कब? तो 1950 में। ये भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका यानी आपका आने वाला प्रश्न है तो आप जरूर इसे ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के यानी इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ऑप्शन ए 1907 सूरत, ऑप्शन बी 1911 कोलकाता, ऑप्शन सी 1916 लखनऊ, ऑप्शन डी 1917 कोलकाता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी कोलकाता 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी यानी 1911 में कोलकाता में। तो ये आपका एक अच्छा प्रश्न है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि साथ के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका ये जो अधिवेशन है ये पहली बार यानी आपका जो राष्ट्रगान है ये आपका यानी कब गाया गया था? तो 1911 में। और कहाँ पर? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी AO ह्यूम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी AO ह्यूम। यानी कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो AO ह्यूम थे। साथ के साथ आपको बता दें ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि भारतीय और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये 1885 में हुई थी तो इस समय यानी इस समय यानी सेवानिवृत्त यानी सिविल सर्विस के जो सर्वेंट थे ये यानी कौन? तो AO ह्यूम। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इन्हें पिता और जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है एओ ह्यूम को, क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 1885 में। और आपको बता दें कि जब 1885 में यानी इसकी स्थापना की थी, तो आपको बता दें कि इस समय यानी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1931 में कब? यानी 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के यानी अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ये ऑप्शन आपका डी वल्लभ भाई पटेल। कौन थे 1931 में कांग्रेस यानी कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और आपको बता दें कि ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो 46वां अधिवेशन था। कौन से नंबर का था? 46वां अधिवेशन था। और ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये हुआ कहाँ था? तो कराची में। कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और ये अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। ये कौन सा था? 46वां अधिवेशन था। और ये कब हुआ था? 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये जो आपके प्रश्न सभी जो बन सकते हैं वो आपके यहाँ पर हमने बता दिए हैं, तो आप ये ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया था? ऑप्शन ए 43वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 41वां, ऑप्शन डी 42वां। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत आपका यानी डी 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। और आपको बता दें कि ये हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद कौन से में? तो 51 क में। ये अनुच्छेद 51 क में है। और आपको बता दें कि ये जो मौलिक कर्तव्य है इसमें एक बाद में जो आपका यानी जो मौलिक कर्तव्य यानी 10 पहले थे, जो 11वां जोड़ा गया है वो आपका कब जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब? 2002 में जोड़ा गया है। और ये जोड़ा क्या गया है? जिसमें जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे यानी जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी क्या यानी शिक्षा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने की जिम्मेवारी यानी शामिल है। क्या है? यानी उनकी किससे संबंधित है? कि शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है ये 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसे जोड़ा गया 2002 में। और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। और आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16।
भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन सी नागरिकता से, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार से। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी ए यानी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो और भी जैसे इसमें ऑप्शन है जैसे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भारतीय अनुच्छेद के यानी भारतीय अनुच्छेद के कितने भाग में, यानी जो भारत का संविधान है इसके कितने भाग में है? तो भाग आपके यानी 3 में है। इसमें भाग 3 में है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कितने में? तो भाग 4 में, भाग 4 में है। और आपको बता दें एक और जो महत्वपूर्ण है जो आपका नागरिकता, ये नागरिकता कितने में है? तो भाग 2 में है। कितने में? भाग 2 में है। तो ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी यानी अनुच्छेद 123। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई थी? तो अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई थी। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है इसके अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, क्या जारी करके? अध्यादेश जारी करके यानी ये यानी जो आपकी यानी संसद की ये जो सत्र है उसे मतलब बुलाते हैं। क्या करते हैं? यानी संसद की ये मतलब सत्र को यानी बैठक को बुलाते हैं। ये अपने आप में काफी अच्छा यानी प्रश्न हो। साथ के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम वैधता है वो 6 महीने, 6 महीने और क्या है यानी 6 सप्ताह होती है। कितनी? 6 महीने 6 सप्ताह होती है। ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छी जानकारी है, तो आप इसे भी ध्यान रखें कि अध्यादेश जारी एक बार जारी होने के बाद यानी उसकी अधिकतम वैधता कितने यानी दिनों तक होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। अगला है आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 55। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी 53। कौन सा? यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा 53। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो 53 अनुच्छेद है। कौन सा है? 53 अनुच्छेद है। इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और ये आपको बता दें कि वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा यानी कराएगा। तो ये किसमें? तो 53 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी जाकिर हुसैन। किसका? यानी जाकिर हुसैन का सबसे यानी छोटा कार्यकाल था। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। और आपको बता दें कि जो जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो आपका था यानी 13 मई 1967 से तो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। कब तक? 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। और ये इनका जो कार्यकाल था वो केवल महज 78 दिन का था। कितने दिन का? 78 दिन का था। तो ये आपके लिए काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ भारत के प्रथम मुस्लिम
राष्ट्रपति भी ये थे। कौन थे? यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी यानी जाकिर हुसैन ही थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी यानी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 55। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी यानी आपका 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 है। कौन सा है? अनुच्छेद 60 है। और आपको बता दें कि जैसे आपसे यदि ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति यानी किस अनुच्छेद के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं, तो आपको इसका उत्तर देना है कि यानी किसके द्वारा? तो ये करते हैं यानी अनुच्छेद 60 के द्वारा। और ये किसके यानी जैसे किसके यानी जैसे कर यानी जो ये करते हैं, तो ये यानी किसके यानी शपथ ग्रहण सामने करते हैं? तो ये आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने ये शपथ लेते। कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी 14। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। और आपको बता दें कि राज्यसभा में यानी राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 80(1) के तहत मनोनीत करते हैं। कितने? 12 सदस्य। और उसके अलावा बता दें कि अनुच्छेद 331 के तहत यानी किसके अनुच्छेद 331 के तहत यानी राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। जो आपका 2019 में ये प्रक्रिया क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई? ये प्रक्रिया आपकी समाप्त कर दी गई। अभी यानी केवल आपके यानी 12 जो सदस्य हैं वो आपके राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। यानी कितने किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और जो ये दो एंग्लो इंडियन की प्रक्रिया थी ये आपकी समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसने यानी किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वी गिरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका इन कौन सा? तो ए सही होगा, एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो एस राधाकृष्णन को किया गया। किसे किया गया? तो एस राधाकृष्णन को किया गया। और आपको बता दें कि इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें ये पुरस्कार 1954 में प्रदान हुआ था। कब प्रदान हुआ था? 1954 में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आपको बता दें कि वे मतलब 1962 में राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? यानी राष्ट्रपति भी ये बने थे। कौन? तो एस राधाकृष्णन। और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ए सही होगा, अनुच्छेद 66। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो अनुच्छेद जैसे 62 है, जो आपका ये अनुच्छेद 62 इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त
होने की, किसकी, यानी जो राष्ट्रपति का पद है उसके रिक्त होने की बात यानी बताई गई है। और उसके अलावा अनुच्छेद 64 में क्या है, तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति नियुक्त करता है। यानी जो अनुच्छेद 64 है उसमें क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में बनते हैं। और जो आपका अनुच्छेद 68 है, कौन सा अनुच्छेद 68 है, इसका क्या काम है, तो ये उपराष्ट्रपति पद के रिक्त से संबंधित है। इससे अनुच्छेद 62 और 68 ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद यानी रिक्त से संबंधित है। और अनुच्छेद 64 का क्या काम है, तो अनुच्छेद 64 का काम है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति के रूप में यानी जैसे के रूप में नियुक्त करता है। साथ के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक का पेश यानी को पेश करता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए लोकसभा में मंत्री, ऑप्शन बी संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, ऑप्शन आपका सी लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य, या ऑप्शन डी संसद के किसी भी सदन के मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये अपने आप में आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एक ही हम बात कहेंगे कि आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो आप ये दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, ये आपसे यानी वादा है कि आपकी ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और ये मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आप यानी जितने भी अभ्यर्थी जो ये मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता उसी के पास आती है जो अभ्यर्थी दिनों रात मेहनत करते, जो यानी अपने लक्ष्य को यानी सीधा यानी ध्यान रखते हैं कि हाँ मुझे अपना यानी लक्ष्य पूरा करना है, तो ऐसे अभ्यर्थी हमेशा सफल होते हैं। तो आप भी यानी ऐसे ही मेहनत करते रहें, बस सफलता आपको जस्ट मिलने वाली है। आप लगातार ऐसे ही अपने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप दिनों रात अपनी मेहनत करते रहें। अब जैसे आपका इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी डी संसद के किसी भी सदन किसी भी यानी सदन में मंत्री जो यानी क्या कर सकता है, सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। कौन पेश कर सकता है, संसद के यानी किसी भी सदन में मंत्री। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपका एक अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 25, एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। ऑप्शन ए विधेयक, ऑप्शन बी रिट, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी अनुच्छेद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही हो ऑप्शन आपका ए यानी विधेयक। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है तो विधेयक है, क्या है, यानी विधेयक है। आपको ये बता दें कि ये संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। संसद के सदन में कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। क्या कर सकता है, यानी संसद में कोई भी यानी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। आपको ये अच्छे से ध्यान होगा कि ये लोकसभा या राज्यसभा में, किसमें, लोकसभा या राज्यसभा में, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। ऑप्शन ए ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी बजट सत्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका इन कौन सा, तो ए यानी ग्रीष्म सत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, तो ग्रीष्म सत्र नहीं है। आपको बता दें कि जो ये सत्र हैं जो आपके मेन अधिवेशन है वो किस यानी किस किस महीने में ये आपके होते हैं, तो ये अभी आपको जानकारी दे देते हैं। तो बजट अधिवेशन, बजट अधिवेशन, तो जो बजट अधिवेशन ये कब होता है, तो ये आपका होता है फरवरी और मई, यानी फरवरी मई ये आपका यानी बजट अधिवेशन का समय है। उसके बाद आपको बता दें मानसून अधिवेशन ये आपका समय कब तक है, तो मानसून अधिवेशन का समय है वो आपका है जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त।
उसके बाद आपको बता दें शीतकालीन का है आपका यानी नवंबर से दिसंबर। क्या है? नवंबर से दिसंबर किसका है? तो शीतकालीन का है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ये आपको बता दें, ये अपने आप में काफी अच्छे प्रश्न है। साथ के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है, और क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यसभा में क्या है कि आपका यानी 2 अधिवेशन यानी अनिवार्य है प्रत्येक साल में। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पहला लोकपाल विधेयक भारत के संसद में पेश किया गया था। ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1966 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो बी 1968 में। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में यानी पेश कब किया गया था? तो 1967 में, यानी 1968 में किया गया था। कब यानी पेश किया गया था? तो 1967 में पेश किया गया था। और आपको बता दें लोकसभा में ये विधेयक 1969 में पारित हुआ था। कब? यानी 1969 में। कहाँ पारित हुआ था? तो लोकसभा में। लोकसभा में ये पारित हुआ था। और आपको बता दें कि ये यानी राज्यसभा में अटक रहा। यानी ये कहाँ पर अटका रहा? ये राज्यसभा में अटका रहा। और आपको बता दें कि वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया था। कब पारित हो गया? यानी वर्ष 2013 में यानी ये पारित हुआ था। और आपको बता दें कि ये यानी 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अधिनियमित हो गया। कब? यानी 2014 में। यानी ये 2014 से यानी लागू हो गया। लेकिन इसकी शुरुआत 1967 में पहली बार हुई थी। लेकिन तब क्या हुआ था? ये पारित नहीं हो पाया था, लेकिन 2014 से ये नियमित रूप से काम करने लगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी डी 12। कितने सदस्य? 12 सदस्य यानी मनोनीत किए जाते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 250, जिसमें 238 सदस्य यानी राज्य व यानी संघ शासित प्रदेशों के यानी प्रतिनिधि होते हैं। कहाँ के? यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। किसके? केंद्र शासित प्रदेश के यानी क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। और 12 सदस्य यानी क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन आपका यानी कौन सा सही होगा? तो डी लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। और आपको बता दें अनुच्छेद 110 में धन विधेयक किसके बारे में? धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो 110 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी विदेश मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सही होगा यानी बी यानी ए प्रधानमंत्री। कौन? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में यानी इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए शावना पांड्या, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी नलिनी रामराजन,
ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। और आपको बता दें कि ये कब गई थी? तो आपको बता दें कि जो प्रथम अंतरिक्ष यात्रा 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1997 क्या यानी 5 दिसंबर 1997 तक यानी STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा पूरी की। किसके द्वारा? यानी कल्पना चावला थी। और ये यानी कल्पना चावला ने अपनी पहली यात्रा यानी कब की थी? तो 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक इन्होंने की थी। साथ के साथ ये आपका यानी अच्छा प्रश्न है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये आपका यानी एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये 2003 में यानी कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनकी और उनके साथियों की मृत्यु हो गई थी। कब? 2003 में। यानी कब? 2003 में इनकी यानी और जो कोलंबिया स्पेस शटल है इसके द्वारा यानी इसका यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 32। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? ऑप्शन आपका यानी बी यानी 12, ऑप्शन आपका बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 13। कितने ले जाए गए थे? तो 13 ले जाए गए थे। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये चंद्रयान-2 है द्वारा यानी कुल 13 यानी पेलोड ले जाए गए थे। कितने ले जाए गए थे? 13 पेलोड ले जाए गए थे। और चंद्रयान-2 यानी भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान था। कौन सा था? यानी ये दूसरे नंबर का यानी ये था। और आपको बता दें कि जिसे इसरो ने यानी विकसित किया था। किसने विकसित किया था? इसरो ने। इसरो ने यानी विकसित किया था। यानी किसने विकसित किया था? तो इसरो ने इसे विकसित किया था। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यानी कौन सा है? तो आपका प्रश्न नंबर है 33। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को स्पेसक्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए 28 जुलाई 19 यानी 2009, ऑप्शन बी यानी 29 अगस्त 2009, ऑप्शन आपका सी यानी 15 अगस्त 2009 और ऑप्शन आपका डी यानी 5 सितंबर 2009। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या सही होगा? 29 अगस्त। ऑप्शन आपका भी 29 अगस्त 2009 को कब भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को स्पेसक्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया था। ये कब? 29 अगस्त 2009 को। कब? यानी 29 अगस्त 2009 को। और आपको बता दें कि ये चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को। आपको बता दें कि ये आपका यानी कब? 22 अक्टूबर 2008 को यानी चंद्रमा पर भेजा गया था। और 29 अगस्त 2009 को ये यानी सक्रिय रहा। और 29 अगस्त 2009 को ये संचार टूट गया था। इसका कब टूट गया था? तो ये आपका यानी 29 अगस्त 2009 को। और अगला जो चंद्रयान-2 ये चंद्रयान-2 आपका कब गया? तो चंद्रयान-2 आपका गया था। ये इसकी जो डेट है वो आपकी 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 2019। कब? 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ यानी किया गया।
परंतु कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था। और ये कब यानी गया, तो 22 जुलाई यानी 2019 को। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। ओलंपिक यानी स्वतंत्रता के बाद के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी सुशील कुमार, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी यानी मानु भाकर। कौन? यानी मानु भाकर ओलंपिक स्वतंत्रता के बाद एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली यानी प्रथम यानी भारतीय हैं। कौन है? तो मानु भाकर हैं। और आपको बता दें कि ये जो 2 पदक जीतने वाली है पहली यानी एथलीट मानु भाकर है। कौन है ये? एथलीट है ये। और ये यानी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। और ये इन्होंने कब ये किया है? तो ये यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में। कब? पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में कितना? 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में। किसमें? 10 मीटर एयर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में इन्होंने ये खिताब जीते। यानी कितने? तो 2। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि इन्होंने दोनों में प्रतियोगिता में क्या जीता? तो कांस्य पदक। क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? ऑप्शन ए ब्राजील ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी जर्मनी ने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी ब्राजील ने। ब्राजील ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। बता दें कि फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई। कब हुई? यानी फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में ये हुई थी। और सबसे पहला यानी फीफा विश्व कप उरुग्वे में खेला गया था। यानी पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे में खेला गया था। कहां पर खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था। तथा उरुग्वे ने विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। किसे हराया? यानी अर्जेंटीना को हराया था। कब? 1930 में। और आपको बता दें कि अर्जेंटीना को हराकर अपने नाम ये खिताब किया था। और ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार, कितनी बार? 5 बार यानी ये फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप जीता है। कितनी बार जीता है? तो 5 बार। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी बेंगलुरु में। कॉफी बोर्ड इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। और आपको बता दें कि यानी जो कर्नाटक है, कर्नाटक में 70% यानी कितनी? 70% यानी उत्पादन होता है। यानी कितने उत्पादन होता है? 70% यानी भारतीय जैसे कॉफी का 70% कहाँ पर उत्पादन होता है? कर्नाटक में होता है। और आपको बता दें 1942 में बेंगलुरु में यानी इसका मुख्यालय खोला गया। जो आपका यानी ये मुख्यालय खोला गया ये 1942 में कहाँ पर? बेंगलुरु में ये खोला गया। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। और आपकी सर्वाधिक जो कॉफी होती है वो आपकी कर्नाटक में होती है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग द्वारा यानी किया गया था। क्या किया गया था? माउंट एवरेस्ट
की चोटी समुद्र के स्तर से, किसके स्तर से, यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए 29,000, ऑप्शन आपका बी 24,000, ऑप्शन आपका सी 27,000, ऑप्शन आपका डी 26,000। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका, यानी कौन सा सही होगा? तो आपका ए सही होगा 29,000। यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी यानी समुद्र के स्तर से, किसके स्तर से, यानी समुद्र के स्तर से लगभग यानी 29,000 के यानी द्वारा यानी गया था। किसके? यानी 29,000 के यानी लगभग ये है। और साथ के साथ आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। क्या है? यानी माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी यानी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अन्नामलाई की पहाड़ियां, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन डी सह्याद्री पहाड़ियां। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। और ये है कहाँ पर? तो ओडिशा में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। ये आपकी यानी महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। और उड़ीसा की यानी किस जगह पर है? तो ये गजपत जिले के रामगढ़ में है। कहाँ पर है ये? गजपत जिले के रामगढ़ में है। और आपको बता दें कि इनकी ऊंचाई 1501 यानी कितनी? 1501 मीटर यानी है। कितनी है? यानी 1501 मीटर ऊंचाई किसकी है? यानी ये इनकी है। और साथ के साथ आपको बता दें ये अपने आप में काफी यानी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें कि जो महेंद्रगिरी की यानी पहाड़ियां ये है कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। और साथ के साथ पश्चिमी घाट की यानी ये इनका कोई संबंध नहीं है। तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी जैसे अभ्यर्थी डाउट में आ जाते हैं, तो इसे अच्छे से आप जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो पश्चिमी यानी घाट है, जो पश्चिमी घाट है इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से भी इसे जाना जाता है पश्चिमी घाट को। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी सिक्किम में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी मेघालय में। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो ये आपकी कहाँ पर है? तो मेघालय में है। और आपको बता दें ये आपका यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के आने की संभावना भी काफी ज्यादा रहेगी, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। आपको बता दें कि जो ये खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां हैं ये मेघालय में स्थित हैं। तो यहाँ मूल रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। किसके लोग रहते हैं? खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के यहाँ पर लोग रहते हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि इन जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम भी है। किनके? यानी जो खासी, गारो, जयंतियां हैं यानी ये नाम है, ये यानी वहाँ की क्या है? जनजाति के नाम पर इनके नाम रखे गए। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ ये बता दें कि ये जो पहाड़ियां ये यानी जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? तो राजमहल गारो के द्वारा ये अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? राजमहल गारो के द्वारा अलग होता है। क्या? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग। किसका भाग? प्रायद्वीपीय पठार का भाग ये अलग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर में है। ऑप्शन ए
8,848, ऑप्शन बी 8,586, ऑप्शन सी 8,126, ऑप्शन डी 8,611। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन डी 8,611। कितनी है? तो 8,611 किसकी? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन की। किसकी है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन की। और ये आपको बता दें कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, यानी विश्व की दूसरी सर्वोच्च ये चोटी है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और वर्तमान में ये भारत के यानी अधिकार में नहीं है, ये पीओके में है। इसमें पीओके में है ये, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड आपकी कश्मीर है उसमें ये है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और ये यानी किसकी है? तो ये काराकोरम में, इसमें काराकोरम की पहाड़ियों की ये सबसे ऊंची चोटी है, गेटू गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किस तरह के प्रश्न हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसे भी ध्यान रखें। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से बता दें कि आपके यानी काफ़ी अच्छा यानी स्कोर होगा। बस आप ऐसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके इसमें जो यूपी होमगार्ड है, इसमें कम से कम आपकी जो आयु में छूट है वो 18 से 30 वर्ष और 18 से 35 वर्ष आपकी यानी आयु संबंधी ये जानकारी है। यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपको ये लग रहा हो कि इसकी मेरिट कम जाएगी, तो ये आपकी यानी गलतफहमी है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो यानी इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो पूरा अच्छे से देखी है, वो ये माने कि आपका स्कोर आपके एग्जाम में अच्छा होने वाला है। बस आप ऐसे ही विश्वास अपने इस यूट्यूब चैनल से बनाए रखें और आप दिन रात मेहनत करते रहें। और हम भी आपके साथ दिन और रात मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आप यानी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि आपके साथ 24/7 आवर आपके साथ मेहनत करते रहें। क्योंकि जो आपका ये एग्जाम है 100 नंबर का, इन 100 नंबरों में हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के 80 प्लस नंबर बने। कितने? यानी 80 प्लस नंबर बने। और ये जब भी संभव होगा जब आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और आप भी यानी ऐसे ही अपने साथ यानी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत के ऊपर ही आपका स्कोर है। आप यानी किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बस देते रहेंगे। साथ के साथ जो आपके जो सब्जेक्ट ये हैं, इन्हें इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे कि आप यानी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हमारा तो टारगेट यही है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के 80 प्लस यानी नंबर आने के यानी संभावना रहे, जिससे यानी सभी अभ्यर्थी जो इस यानी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस यूट्यूब चैनल पर विश्वास बनाए रखें, उन सभी का सिलेक्शन हो। इस प्रश्न का जो आपका यानी जो ये आपको बता दें कि आप ऐसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम में 80 प्लस का टारगेट पक्का है। क्योंकि इसमें जब ही आपका ये संभव होगा जब आप यानी अच्छे से मेहनत करेंगे। क्योंकि ये जब ही आप यानी आपके यानी संभव रहेगा कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। क्योंकि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपका जो ये 100 नंबर का पेपर आने वाला है, इसका यही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम जितने ज़्यादा नंबर आए, जितने ज़्यादा यानी स्कोर बन सके उतना बने। क्योंकि हमारा एक ही यानी उद्देश्य है कि जो अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो। क्या हो? प्रत्येक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो। और ये जब ही होगा जब आप यानी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि मेहनत जब आप भी करेंगे तभी ये यानी संभव हो पाएगा। इसलिए आप यानी अच्छे से मेहनत करें और मन लगा के मेहनत करें। यदि आपको जैसे कोई भी प्रश्न में डाउट है, यदि आपको कोई प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये स्पष्ट यानी सिद्धांत है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ यानी सफलता जल्दी ही आने वाली है। बस जो समय लग रहा है,
जो यानी आपके यानी दिन निकल रहे हैं वही हैं। जैसे ही आपका यानी आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर होगा, बस आपको यानी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो ऐसे ही चलती रहेगी, तो आपको सफलता जल्द ही मिलने वाली है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उसके भी यानी लिंक दे दिए। वो इसलिए दे दिए कि हम आपको समय समय पर पीडीएफ और नोट्स भी भेज पाए। क्या भेज पाए? पीडीएफ और नोट्स भी भेज पाएँ। तो आप यानी उन जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक हैं, तो आप उन पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और जो हमारा यानी टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जा कर के उन्हें जॉइन कर लें, जिससे हम आपको समय-समय पर पीडीएफ और नोट्स भी भेज पाएँ, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। ये सभी आपके लिए हम दिनों-रात करने को तैयार हैं, क्योंकि जो आपका ये विश्वास है, जो आपका ये भरोसा है, इसे हम यानी ये चाहते हैं कि ऐसे ही आपका बना रहे, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही ये अपना परिवार लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के कारण ये काम करना असंभव है। आप जैसे ही आप यानी सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अपने इस परिवार में अभ्यर्थी जुड़ें, जिससे और भी अपना परिवार बड़ा हो। क्योंकि आपके परिवार में जितने ज़्यादा इसमें अभ्यर्थी होंगे, उतना ही आपका कॉम्पिटिशन अच्छा हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी इससे अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।